पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में चैप्टर 3 का पार्ट 11। इसका टॉपिक है परिवार। ठीक है बच्चों, परिवार का अर्थ मैं समझा रही हूँ आपको। जो है परिवार का जो अर्थ होता है बच्चों, जहाँ माता पिता और उनके बच्चे एक छत के नीचे एक साथ निवास करते हैं, उसे हम परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परिवार की परिभाषा। परिवार की परिभाषाओं में बच्चों हमने सबसे पहले ली है ओकबर्न एवं न्यूकोफ की परिभाषा। ओकबर्न और न्यूकोफ के अनुसार जो है परिवार की परिभाषा इस प्रकार है कि जो परिवार है वो माता पिता और उनके बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित या फिर केवल बच्चों सहित पिता की या बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक सामाजिक संस्था है जिसे परिवार कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है हमारी विशेष एवं विशेष के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है बच्चों, एक या अधिक बालकों सहित एक स्त्री या उनकी देखरेख करने के लिए, ठीक है, एक स्त्री या उनकी देखरेख करने के लिए एक पुरुष हो तो इन सबको मिलाकर एक परिवार बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने भी अर्थ में भी सुना है कि माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं एक साथ रहते हैं तो उससे परिवार बन जाता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा है एक या अधिक बालकों सहित, यानी कि इनके एक बच्चा हो या ज्यादा बच्चे हो उसके सहित स्त्री और उनके पुरुष, एक स्त्री और पुरुष उनकी अगर देखभाल करता है तो इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, एक परिवार का जो है रूप प्रस्तुत होता है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन हम लेंगे किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है बच्चों कि इन्होंने क्या कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें सगोत्रता के संबंध हो। ठीक है, सगोत्रता के संबंध हो और इस प्रकार से जो इनमें आपसी संबंध हो, ये इस प्रकार को संबंधी हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं में बच्चों मैं यह समझाना चाहती हूँ कि परिवार एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जो विश्व के समस्त देशों में या समस्त जगहों पर पाई जाती है और विशेषताएं भी परिवार के समान है पूरे विश्व में। ठीक है, जो समानता विशेषताएं यहाँ पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे वे समानताएं विश्व के प्रत्येक परिवार में देखने को मिलती है। सबसे पहले आते हैं पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध से आता है बच्चों कि जो पति पत्नी के संबंध है वो बहुत ज्यादा जरूरी है परिवार के लिए। और पति पत्नी जो है एक विवाह के द्वारा या बहु विवाह के द्वारा आपसी संबंध बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, और जो विवाह नामक संस्था से जो पति पत्नी का विवाह होता है उसे भी एक संस्था के रूप में माना जाता है। और जो है विवाह नामक संस्था अपना करके पति पत्नी एक साथ रहते हैं और परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है बच्चों कि केवल विवाह करने से ही परिवार का विकास नहीं होता है। यदि पति पत्नी एक साथ रहते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं तो वो भी परिवार माना जाता है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ दूसरा हम पक्ष देखें तो यदि विवाह होने के बाद भी उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है तो वो परिवार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यौन संबंध। बच्चों यौन संबंध की जो प्रवृत्ति है वो सभी प्राणी में पाई जाती है। और परिवार का जो बेस है यानी परिवार जिस पर निर्भर है वो चीज क्या है, यौन संबंधी है। और यौन संबंधों के द्वारा ही परिवार आगे बढ़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा रक्त संबंध। रक्त संबंध से अर्थ बच्चों यहाँ पर कि जो व्यक्ति एक दूसरे से रक्त द्वारा संबंधी हो वो परिवार के सदस्य कहलाएंगे। यानी कि
जो माता पिता की संतान है वही परिवार के सदस्य होंगे। और दूसरे रक्त संबंध में यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जो रक्त संबंधी अप्रत्यक्ष रूप में हम कहेंगे तो चाचा चाची, ताऊ ताई आदि जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से रक्त संबंधी होते हैं। और आजकल जो प्रेजेंट समाज में हम देखते हैं जो रक्त संबंधों की जांच होती है वो किसके द्वारा होती है? DNA परीक्षण है, आपने नाम नहीं सुना होगा, उसके द्वारा होती है। 4 पॉइंट है हमारा निवास स्थान। निवास स्थान से अर्थ है बच्चों जो परिवार के लोग हैं वो अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, और अपनी आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ निवास करते हैं, एक निवास स्थान में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नौकरी वगैरह करने के लिए व्यक्ति को घर से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार भंग हो गया, बल्कि ये जो नौकरी करने के लिए जाने की जो प्रक्रिया है वो अस्थायी होती है, क्योंकि नौकरी करने के बाद व्यक्ति अपने ही निवास स्थान पर वापस आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जनजाति में समझाया था, कुछ जो जनजातियां होती है घुमंतु होती है, उसी प्रकार कुछ परिवार भी घुमंतु होते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जगह जगह घूमकर रह करके वो फिर भी जो निश्चित निवास स्थान है वहां पर वापस आ जाते हैं। 5th पॉइंट है हमारा आर्थिक सुरक्षा। परिवार जो है व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार प्रदान करता है? सबसे पहले उसको शारीरिक सुरक्षा प्रदान करके, ठीक है, उसको शारीरिक सुरक्षा प्रदान करके। और परिवार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि जो व्यक्ति हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करे परिवार, ठीक है। और आयु और लिंग के अनुसार जो है परिवार में जो श्रम विभाजन है वो भी किया जाता है, या श्रम विभाजन की व्यवस्था हो, ठीक है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो स्त्रियां होती हैं वो तो घर में खाने पीने की व्यवस्था देखती हैं या खाने पीने की व्यवस्था करती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो आर्थिक उपार्जन यानी जो इनकम होती है उसको प्राप्त करने के लिए बाहर कार्य करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, ठीक है, जिससे परिवार का जो है आर्थिक स्तर सुरक्षित रहे। और दूसरे, यदि परिवार में कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जो है उपचार की व्यवस्था भी परिवार करता है, ठीक है, अपनी आर्थिक सुरक्षा के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। परिवार व्यक्ति को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, किस प्रकार करता है? जैसे कि परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, माता पिता, चाचा चाची, पुत्र पुत्रियां जो एक तरह से एक साथ रहते हैं कई परिवारों में। और कई परिवारों में केवल माता पिता होते हैं, कुछ उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वे एक दूसरे की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, ताकि कोई व्यक्ति सामाजिक जो अपमान की स्थिति होती है वो किसी व्यक्ति के सामने न है, सामाजिक अपमान की स्थिति का सामना नहीं करे या सामाजिक दिवालियापन का शिकार न हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार जो है सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। बच्चों यहाँ बता रहे हैं आपको, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान जो है बच्चा, बालक सबसे पहले परिवार से ही प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था है जो बालक का की प्रथम पाठशाला हम कह सकते हैं। और जो है जिस प्रकार की शिक्षा परिवार में व्यक्ति पा सकता है, बच्चा पा सकता है, वो अन्य किसी संस्था में प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है और जिस प्रकार के संस्कार, आचार विचार माता पिता के होंगे या उस परिवार में रहने वाले सदस्यों के होंगे, उसी प्रकार के आचार विचार बच्चे में पनप जाते हैं, यानी घर कर जाते हैं। वो उन्हीं आचार विचारों को सीखता है, क्योंकि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। आपने सुना भी होगा, जिस प्रकार कुम्हार जो है कच्ची मिट्टी से बर्तन का आकार प्रदान कर देता है, उसी प्रकार परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है और बालक जो है अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है और जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है उसी प्रकार का वह
सभ्य नागरिक बनता है। और इसके विपरीत हम कह सकते हैं अगर सही शिक्षा नहीं मिलती बचपन से बच्चे को तो असभ्य नागरिक भी बन सकता है। ठीक है। 8 पॉइंट आता है हमारा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में बच्चों में बताना चाहूंगी आपको कि परिवार एक ऐसा संघ है जो विश्व के जो है समाजों में पाया जाता है, विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। और इतिहास में अगर हम दृष्टि डालेंगे तो आदिकाल से लेकर के प्रेजेंट तक, अब तक, यानी आदिकाल से लेकर के अब तक हमें परिवार का अस्तित्व दिखाई देगा। ठीक है। इसलिए परिवार का जो है सार्वभौमिक कहा गया है, ये सार्वभौमिक है। और आप देखोगे कि प्राचीन काल में, आदिकाल में जब विवाह की व्यवस्था ही नहीं थी, यानी विवाह नामक संस्था का प्रचलन नहीं था, तब भी परिवार थे। क्यों थे? क्योंकि एक स्त्री पुरुष यौन संबंध बनाते थे और उनसे जो संतानें उत्पन्न होती थी उनका वो पालन पोषण करते थे। ठीक है। जिससे कि एक परिवार का रूप जो है प्रस्तुत होता था। ठीक है। तो परिवार जो है सार्वभौमिक एक संस्था है पूरे विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 9th पॉइंट, भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार में बच्चों इससे क्लियर है कि भावनाएं जुड़ी हुई होती है परिवार से। और यह मानव की एक, आप कह सकते हैं कि अनेक स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं भावनाओं पर आधारित समाज है या परिवार है जो भावनात्मक और किस पे कह सकते हैं आप, स्वाभाविक प्रवृत्ति पर व्यक्ति की, जैसे कि मैं समझा रही हूँ आपको, जैसे कि वात्सल्य है, प्रेम और जो है यौन संबंध, दया, ममता आदि जो ये भाव है, ये सब भावनात्मक आधार में होते हैं। और व्यक्ति जो इन्हीं भावनात्मक आधार द्वारा जो है परिवार से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमित आकार। परिवार का सीमित आकार क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें वही व्यक्ति जुड़ सकता है परिवार से जिसने परिवार में जन्म लिया हो। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने जाति वाले उसमें समझाया था, इस चैप्टर का पॉइंट है जाति, कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह उसी जाति का व्यक्ति कहलाता था। लेकिन ये पॉइंट यहाँ हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए केवल समझाने की वजह से बता रही हूँ। तो सीमित आकार क्यों होता है? क्योंकि जो माता पिता है उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, संतानें उत्पन्न होती है, वही केवल उस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए परिवार का जो है आकार सीमित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा स्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार की जो प्रकृति है वो स्थायी भी होती है और अस्थायी भी। ठीक है। अस्थायी किस प्रकार होती है? जैसे कि मान लीजिए घर में से पति पत्नी में तलाक हो जाए या पति पत्नी में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो एक तरह से वो अस्थायी प्रकृति कहलाएगी। ठीक है। लेकिन जो परिवार की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, परिवार नामक संस्था की जो कंडीशन है वो बनी रहेगी। और जो है कंडीशन कैसे बनी रहेगी? स्थायी बनी रहेगी। परिवार का जो नाम है वो चलता रहेगा। इसका मतलब है कि जो प्रकृति है परिवार की वो स्थायी है। और किस प्रकार स्थायी वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है। लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो परिवार की जो विशेषताएं हैं ये सभी विशेषताएं विश्व के समस्त परिवार में पाई जाती है, समस्त समाजों में पाई जाती है। ठीक है। और मुख्य विशेषताओं में हम ले सकते हैं बच्चों, एक बार फिर मैं समझा रही हूँ कि परिवार में यौन संबंध होते हैं, रक्त संबंध होते हैं, एक स्थान पर निवास करते हैं। और जो परिवार में भावनात्मक आधार या भावनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही परिवार व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और जो है सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी प्रदान करता है। ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी और अस्थायी होती है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।